Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Monday and date is 23rd May. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पेपर की तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है. अब इसके अलावा जैसे अगर आपने पहले फॉलो किया है तो मैं पहले आपका नोट्स बना के पूरा न्यूज़पेपर फॉलो करता था, कवर करता था. तो इसी तरीके से मैंने वापस से स्टार्ट कर लिया. यहाँ पर गूगल डॉक के आपके सामने है. इस बार टाइप्ड नोट्स है, पहले आपके हैंड रिटन नोट्स होते थे, तो ये और भी बेटर है. दूसरी बात, इसका एक ही पर्पस है कि आपको और छोटे और क्रिस्प तरीके से मैं ये समझा सकूं और जल्दी से पूरी आपका काम बन जाए, पूरी वीडियो कवर हो जाए. तो ये इसका मेन पर्पस रहेगा. और धीरे धीरे करके मैं इसी फॉर्म में आपके एडिटोरियल भी शुरू कर रहा हूँ अब. तो आप नीचे सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर सकते हैं. मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स देखे 30% लोग ऑलमोस्ट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो कर सकते हैं आप सब्सक्राइब. और सेकंड बात, ये छोटी सी और एक आपके ऊपर काम मैं दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको जैसे न्यूज़ पसंद आती है, कॉन्सेप्ट पसंद आता है, तो बस आपको वो कमेंट कर देना है नीचे. तो उससे होगा क्या बेसिकली कि यूट्यूब को पता चलेगा और वो और ज़्यादा ये जो टॉपिक्स में लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको प्रमोट कर देगा. तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और चैनल के एक तरीके से. सो बाकी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. गवर्नमेंट मल्स कंसिडरिंग सेलिंग स्टेक्स इन HCL. ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हैं मैंने खुद से ऐड करी हैं. तो जैसे मल्स का मीनिंग होता है कंसिडरिंग करना, तो ये मैंने यहाँ पे लिखते हैं इसका मीनिंग. सेलिंग स्टेक्स इन HCL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ITC, दीपैम बिगेन स्टॉक्स. तो बेसिकली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ. जो गवर्नमेंट आपकी स्टेक को सेल कर देती है, आईपीओ ले आती है, जैसे आईपीओ आया आपकी LIC का. इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है, तो गवर्नमेंट हर साल अपना एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेट करती है और उसको कंपनीज को बेच बेच के, कंपनी में जिनका स्टेक है गवर्नमेंट के अंदर उनको बेच के अपना ये कवर करती है. बेसिकली बजट के लिए काफी बड़ा सोर्स रहता है डिसइन्वेस्टमेंट. तो इस तरीके से जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हुआ था वो आपकी LIC के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड था. बट हुआ क्या कि LIC के IPO को स्केल डाउन करना पड़ा गवर्नमेंट को. 60,000 करोड़ का पहले ऑफर आने वाला था, जो कि नीचे आते आते 20,000 करोड़ का ऑफर निकला है जब ये मतलब पूरा इसका IPO रोल आउट हुआ है. तो उसकी वजह से 40,000 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है. इसको कवर करने के लिए बहुत सारे IPOs गवर्नमेंट को और लेके आने पड़ेंगे, स्टेक सेल करना पड़ेगा. तो इस तरीके से ये हुआ पहली चीज. दूसरी चीज की बहुत सारे IPOs होल्ड पर भी हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपका SCI है, पवन हंस है, IDBI बैंक, इनका हमने पहले कवर किया है और ये नाम रेलेवेंट नहीं है इतने, तो मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर. बट ये सारे IPOs हैं जो अभी होल्ड पर हैं, तो ये फ्यूचर के अंदर आएंगे. तो इसीलिए गवर्नमेंट और भी ज्यादा और कुछ कंपनीज को कंसीडर कर रही है, जिसके अंदर पहला आ जाता है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL, और ये आपकी मेटल्स एंड माइनिंग्स के अंदर ऑब्वियसली. सेकेंड आपकी ITC नाम की कंपनी है, ये FMCG के अंदर सब जानते हैं. और इसके बाद जो ये बेसिकली ये दोनों कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इनका IPO का कोई सेंस नहीं बनता है. इनका स्टेक सेल आएगा, यानी गवर्नमेंट अपना स्टेक को सेल कर रही होगी. तीसरा जो आपका एक वर्ड लिखा है दीपैम. दीपैम का मीनिंग है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. तो बेसिकली ये पूरा होल्ड जो करती है गवर्नमेंट, इनको स्टेक सेल करना, इनकी प्लानिंग करना सब दीपैम के थ्रू ही करते हैं. ये डिपार्टमेंट करता है और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. अब सेकंड न्यूज पे चलते हैं. बैंक्स टू स्टॉप कोलेटरल फ्री इंट्राडे फंडिंग टू ब्रोकर्स. इंट्राडे फंडिंग या क्रेडिट क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम डे लाइट एक्सपोजर भी होता है, जो मैंने लास्ट में लिखा है ब्रैकेट के अंदर. ये इसका दूसरा नाम होता है. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब जो आपके इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मतलब जो एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करते रहते हैं, बाय और सेल करते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है. अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको निफ्टी का एक यूनिट खरीदना है, तो निफ्टी अगर फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज चल रहा है, तो आप निफ्टी को आपको 75 लॉट के अंदर खरीदना होता है. तो 15,000 इंटू 75 इतने आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि 11 लाख के आसपास होते हैं. तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे इक्विटी ट्रेडिंग इंट्राडे के अंदर होती है. तो जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जाहिर सी बात है अगर बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होंगे. फटाफट अगर कोई बैंक है, उसने उसने सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे बैंक से लोन ले लेगा जल्दी के लिए और वो अपना ट्रेड कर लेगा. तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होते हैं, क्योंकि उस बैंक को भी पता है कि ये इस पूरे दिन के बाद होल्ड ही नहीं करेगा, सेल कर देगा, तो मेरे को पेमेंट भी वापस मिल जाएगी. तो उसके लिए वो कुछ कोलेटरल ही नहीं मांगते. तो वो उसके लिए बस एक इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो करते हैं, उसके अलावा कुछ उससे डिमांड नहीं करते. बट अब क्या बोला है RBI ने, आपका बोला है चार ऐसे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, चार लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो कि लोन गिवर साइड है, लोन देते हैं इस इंट्राडे फंडिंग के लिए, इनको बोला है कि आप 50% मिनिमम कोलेटरल डिमांड करने लग जाइए.
कोलेटरल किस फॉर्म में, एफडी की फॉर्म में या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी की फॉर्म में। मार्केटेबल जो जल्दी से बेची जा सके और फेयर वैल्यू पर बेची जा सके, ये दोनों पॉइंट्स होने चाहिए उन सिक्योरिटीज के अंदर। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इस तरीके से कुछ सिक्योरिटीज। और एफडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, अब सभी को पता ही है। तो वो कम से कम, जैसे अगर आप 2 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो आपको 1 करोड़ का एफडी और ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज कोलेटरल में देना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई का डायरेक्टिव है। और अभी के लिए आरबीआई ने 4 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बोला है, बट धीरे धीरे करके बाकी बैंक्स भी इसको अडॉप्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि ये बैंक्स के फेवर में एक्चुअली बात। और मतलब ये इस तरीके से आगे जाए तो क्लोज टू टाइंग अप ₹20,000 टू फाइट राइवल्स वीआईएमडी, ये वीआई लिखा है, वीआईएमडी रविंदर टक्कर। तो यहाँ पर बेसिकली आप सभी को जानते हैं कि वीआई मतलब पहले तो है आपका वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है एज ऑफ नाउ। वोडाफोन आइडिया में आपका एक्सेसिव डेट है, बहुत ज्यादा डेट चल रहा है। दूसरी बात, लॉस मेकिंग है सिंस अगस्त 2019, यानी कि अगस्त 2019 से लॉस मेकिंग चल रही है कंपनी। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि आपका मतलब बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी चल रही है कंपनी की। इसके अंदर इंप्रूवमेंट अभी रिसेंटली आया है। इंप्रूवमेंट में क्या हुआ है कि जो कंपनी ने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैंक से लोन ले रखा था, तो जो उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटीज थी कम से कम, वो गवर्नमेंट ने इक्विटी में कन्वर्ट करा लिया। यानी कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल 200 करोड़ रुपीस के इंटरेस्ट देने थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपकी कंपनी का जो भी शेयर प्राइस चल रहा है उससे थोड़े ज्यादा पर, मतलब गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उससे थोड़े ज्यादा पर हमें आप इक्विटी की दे दो कंपनी की, जो आपको ओनरशिप के अंदर वो दे दो। तो बेसिकली जो प्रमोटर की होल्डिंग थी, उन्होंने अपना, दोनों ने, जो वोडाफोन आइडिया, दोनों ने अपना कम कम करके गवर्नमेंट को दे दिया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी वजह से अब क्या हुआ है कि अब इतनी कंडीशन पे पहुंच गई कि थोड़ी स्टेबल हो चुकी है कंपनी। और दूसरी बात, मतलब अभी इसकी पेमेंट जो है वो आई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी मतलब डिफरेंस की पेमेंट है। बट हाँ, ये जो भी है मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये थोड़ी कंपनी स्टेबल हो जाएगी, तो उसके बाद आपके वीआई के जो एमडी है, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने बोला है तो ये जब हो जाएगा उसके बाद हमें 20,000 करोड़ रुपीज चाहिएंगे, जो हम अपने एक्सटर्नल इन्वेस्टर से और आपके करंट इन्वेस्टर से रेज करेंगे किसी तरीके से, ताकि ये मार्केट डिसरप्शन ला सके। अभी तो ये आपकी कंपनी स्टेबल हो रही है, अगर मार्केट में ग्रो करना है, जियो और एयरटेल से कम्पीट करना है, तो इनको इतना फंड का रिक्वायरमेंट होगा। ये इस बेसिकली न्यूज का वो है, पर ये इतनी ज्यादा रेलेवेंट न्यूज नहीं है, बट फर्स्ट पेज पर थी तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। स्टील स्टॉक सेट टू फेस एक्सपोर्ट ड्यूटी हीट। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, सबसे पहले आपको मीनिंग बताता हूँ। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया से बाहर किसी कंट्री में सेल करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी कि एक टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को एक तरीके से, ये बाहर बेचने के लिए। तो ये आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑब्वियस बात है कि आपके बेचने पर टैक्स लग रहा है, तो आपके बेचने पर टैक्स लग रहा है मतलब गवर्नमेंट चाहती है आप ना बेचो, तो वो आपका नेगेटिव है स्टील सेक्टर के लिए। तो इससे आपको ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी स्टील कंपनीज लिस्टेड है, जैसे आपका टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, और भी आप लुकअप कर सकते हैं, तो ये जो कंपनीज है स्टील कंपनीज, इनके स्टॉक प्राइस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ये ट्यूसडे से ही एप्लीकेबल बात है, तो कल से आपको देखने को मिल जाएगा इसका इफेक्ट। दूसरी बात इसका है, एक्सपोर्ट ड्यूटी से होगा क्या कि बाहर लोग कम एक्सपोर्ट करेंगे किसी ना किसी मात्रा के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम 10% 20% कम हो जाएगा। मान लेते हैं 5% भी कम हुआ, तो वो सारा जो 5% स्टील होगा वो इंडिया के अंदर सप्लाई होगा। तो जितना भी आपका होगा मतलब वो आपका इंडिया के अंदर सप्लाई होने लग जाएगा, जो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से हो गया कि डोमेस्टिक सप्लाई पर आपका ज्यादा फोकस पड़ जाएगा। ये जो इक्वल मैंने लगाया इसका मीनिंग है ये होगा, तो उससे ये हो जाएगा, चेन वाली बात है। और ये होगा, अगर डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्राइसेस जो है स्टील के, वो कम होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका डेटा कुछ दिया था आर्टिकल के अंदर, इसके अंदर स्टील का आपका एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स कितना कितना ब्रेकअप रहता है वो बताया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 10.8 मिलियन टन का आपका एक्सपोर्ट रहा था, जो कि आपका बढ़ के 13.5 मिलियन टन पर आ गया। 94 मिलियन टन का आपका डोमेस्टिक सेल्स रही थी, और वो आपकी बढ़ के 106 मिलियन टन। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। हम आगे चलते हैं। एसबीआई कीन टू सेल स्ट्रेस्ड पावर अदर लोन्स। तो बेसिकली एसबीआई जो जैसे आपके स्ट्रेस्ड लोन्स होते हैं, मतलब जैसे एनपीए होता है, एनपीए मतलब मैंने आपको बताया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एसबीआई ने जिसको भी कंपनीज को लोन दिए हैं या इंडिविजुअल्स को लोन दिए हैं जो कि अब वो रिकवर नहीं कर पा रही है, तो उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब ऐसे क्या हुआ है कि एसबीआई वाला तो बैंक है, तो बैंक अपने पास ये होल्ड करके नहीं रखता है, वो अपनी एआरसी को सेल कर देता है। तो अपने एआरसी को सेल करने के बजाय भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं, ऐसा ही एक ऑप्शन एसबीआई ने चुना है। ये एक ऑप्शन होता था कि एसबीआई अपना खुद का एआरसी बनाता, एसबीआई एआरसी नाम से, और उसको सेल कर देता।
दूसरी बात की जो एग्जिस्टिंग एआरसीज हैं उनको एसबीआई सेल करना चाह रहा है, यानी कि जैसे एचडीएफसी बैंक का एआरसी बना हुआ है और ऐसी कुछ स्पेशलिस्ट कंपनी भी है जो एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ही काम करती है, तो उनको आपका सेल करना चाहता है। अब ये कैसे वर्क करती है मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे अगर आपने कोई एआरसी वर्क चलानी है तो एआरसी के अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लोन खरीद लिए ऐसे जो स्ट्रेस थे, उसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल 60%। तो अगर आपने 60% पेमेंट करी मतलब आपको, अगर आप 1,000 रुपये पे कर रहे हैं तो आपको लगभग आपको 1,500 रुपये के लोन मिल जाएंगे। या फिर मैं आपको और आसान कर देता हूँ, अगर आप 6,000 रुपये पे कर रहे हैं एआरसी वाले तो उनको 10,000 रुपीज के लोन मिल जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, अब इस 10,000 रुपीज के लोन को रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अगर ये 60% लोन्स को भी रिकवर कर लेते हैं तो आपका इनका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, मतलब कम से कम ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से एआरसीज वर्क करती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एसबीआई ने जो अपना सारा बेकार लोन थे, स्ट्रेस लोन्स थे, उनके ऐसे 168 अकाउंट्स को सर्कुलेट किया है कि मतलब ऑफर्स के लिए कि कौन कौन कंपनी किसको खरीदना चाहती है। ऑफर देने के लिए 168 ऐसे अकाउंट्स है जिनको एआरसीज के अंदर सर्कुलेट कराया गया है। इसके अंदर से 1/3 है पावर सेक्टर से, तो मतलब पावर सेक्टर से काफी ज्यादा है। इसके अंदर दो मेजर आपके आ जाते हैं। पहला है आपका वीओवीएल लिमिटेड। इसके बारे में आपको हो सकता है ना पता हो क्योंकि थोड़ी लेस नोन कंपनी है। जैसे अगर आपको वीडियोकॉन के बारे में पता होगा तो वीडियोकॉन का जो मतलब वीडियोकॉन तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, तो उसका जो ग्रुप है पूरा वीडियोकॉन का, उसके अंदर एक वीओवीएल कंपनी है जो आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम करती है। तो वीओवीएल लिमिटेड का आपका 5,090 करोड़ का डेट है और आपको इसके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट और ये सब हो चुकी है। सेकेंड है आपका केएसके महानदी पावर। तो ये आप समझ सकते हैं पावर सेक्टर के अंदर कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंपनी है और इसका 41,000 करोड़ 4,100 करोड़ का आपका बैड डेप्ट है एसबीआई के साथ। तो ये चीज है इसके अंदर। आई होप आपको पूरी न्यूज अभी तक क्लियर हो रही होंगी। 5 न्यूज हो चुकी हैं। सिक्स न्यूज पे चलते हैं। एचडीएफसी मतलब एचडीएफसी बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हाउसिंग लोन के अंदर ही कंपनी काम करती है, इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि अब तो दोनों मर्ज हो चुके हैं। एचडीएफसी प्लान्स ये टू रेज रुपीज 12,000 करोड़ वाया बॉन्ड्स। तो बेसिकली अब क्या है कि ये आपके 12,000 करोड़ रेज करना चाहते हैं लोकल बॉन्ड सेल के अंदर। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अप्रैल अभी मार्च अप्रैल के अंदर ही मर्ज हुए हैं। उसके बाद पहला आपका फाइनेंसिंग ये लेके आ रहे हैं ये दोनों मिलके, कभी भी मतलब एचडीएफसी बैंक का भी नहीं आया, एचडीएफसी का पहले आ रहा है। तो ये आपका 12,000 करोड़ रेज कर रहे होंगे लार्जेस्ट लोकल बॉन्ड सेल के अंदर, यानी इंडिया के अंदर ही बॉन्ड्स को सेल कर रहे होंगे। इसके लिए ऑलरेडी एलआईसी एसबीआई और एलआईसी एसबीआई पेंशन फंड और एलआईसी पेंशन फंड इन सबसे बात कर रहे हैं कि मतलब रेज करने के लिए पैसा। दूसरी बात की 10 ईयर का जो पेपर होगा इस बॉन्ड्स के अंदर वो 7.86% इंटरेस्ट दे रहा होगा। तो ये इतनी छोटी न्यूज है और ज्यादा रेलिवेंट भी नहीं है। आगे चलते हैं। सेबी समन्स टॉप ब्रास। टॉप ब्रास का मतलब है आपका प्रमोटर्स, सीईओ, सीएफओ वगैरह। टॉप ब्रास मतलब टॉप लाइन ऑफ मैनेजमेंट या ऐसे सब समझ सकते हैं, ऑफ सिक्योर क्लाउड फॉर अलेजेड ब्रीचेस। तो बेसिकली सिक्योर क्लाउड का क्या है, सिक्योर क्लाउड के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने अपनी बुक्स को मैनिपुलेट किया है, मतलब इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इनको मैनिपुलेट किया है। और बहुत ज्यादा सेंस भी बनाता है क्योंकि अगर मैं इनके स्टॉक की बात करूं तो 2012 से आपके 2017 के अंदर इनका जो स्टॉक था 15,000% से ग्रो करा है 5 साल के अंदर। और उसके बाद जो आपका 2017 से फॉल आया है उसके अंदर 91% से वो फॉल कर चुका है ऑलरेडी। देखिए मैंने आपके यहाँ पे खोल भी लिया है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा चार्ट है 2012 के आसपास ये इस लेवल पर था 54 वगैरह के लेवल्स पर, और 2017 वगैरह तक आते आते आपके इस लेवल पर पहुंच गया, 1000 के लेवल पर पहुंच गया था और अब वापस नीचे आके आपके 86 के लेवल पर पहुंच चुका है। तो मतलब इस तरीके से ये जो हुआ है ये इसकी वजह से एसबीआई सेबी ने इसके ऊपर स्क्रूटिनी करी है और इसको ये अलेज किया जा रहा है कि इसने अपनी 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे पहले वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है। तो उसके वजह से इसके ऊपर इनके जो प्रमोटर, सीईओ, सीएफओ हैं उनको सम्मन किया जा रहा है। सम्मन करना मतलब होता है केस के लिए बुलाना। जैसे अगर कोई कोर्ट किसी को सम्मन करती है मतलब उसको केस में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। 8 न्यूज आपकी। सेंटर में हैव टू बोरो एडिशनल 1 लाख करोड़ इन H2। सबसे पहले जैसे क्वार्टर होते हैं उसी तरीके से हाफ ईयर्स भी होते हैं। हाफ ईयर्स मतलब जैसे H1 होता है आपका, H1 होगा आपके अप्रैल से स्टार्ट होके
और आपके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा। फिर अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट मार्च तक आपका H2 चलेगा। तो H2 की बात करें यहाँ पर, मतलब जो आपका सेकंड हाफ का पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट को ऐसा हो सकता है कि 1 लाख करोड़ रुपीज तक बोरो करने पड़ सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन हो रहा है इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही है, जिसके अंदर मेजर आपका रीजन बन जाएगा अगर उसने जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर अभी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर कट कर रखा है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल के और डीजल की प्राइसेस और दूसरी कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहे हैं, और इंडिया के अंदर थोड़े कम से कम स्टेबल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है पेट्रोल के ऊपर वो आपका कट कर दिया है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट कम हो गया है, बट हाँ पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस थोड़े लगभग स्टेबल है इंडिया के अंदर। और ये इसी तरीके से और भी बहुत सारे इन्फ्लेशनरी कंट्रोल मेजर्स लिए जा रही है गवर्नमेंट, उसकी वजह से गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपीज का डेफिसिट और ज्यादा हो सकता है, जो गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ सकते हैं। तो ये हम फ्यूचर में देखेंगे अगर ऐसा होता है तो। अब शॉर्ट अपडेट्स हैं 2-3 आपके, मतलब इनकी मैं इनके ऊपर पूरी डिटेल नहीं देना चाह रहा था क्योंकि ये इतनी ज्यादा रेलिवेंट भी नहीं है, मतलब आप चाहें तो इसके ऊपर और पढ़ सकते हैं। तो आपकी पहला अपडेट है, एथर नाम से कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर, उसका आईपीओ कल से स्टार्ट हो जाएगा, मई 24 टू मई 26 इसका आईपीओ है। ई मुद्रा एक गवर्नमेंट की कंपनी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए भी बोला जाता है इसको, और ये मतलब सीओ नहीं, वैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। तो इसका भी आईपीओ चलने लग रहा है, कल इसका आईपीओ ओवर हो जाएगा, मई 20 टू मई 24 इसका आईपीओ है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ी डिटेल देखनी है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। तो ये इस कंपनी का थोड़ी डिटेल है। 1 जून को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इशू साइज इसका 412 करोड़ है। शेयर प्राइस इसका 243 256 है। 58 रुपीज का 58 का लॉट साइज है। 14,094 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और ये डिजिटल ट्रस्ट और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के अंदर है। वही मैंने सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो बोला उसके अंदर ही कंपनी काम करती है। ये एक्चुअली मैं अपनी एक सोसाइटी में पेपर लिख रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पर है ये चीज छोटी सी। खैर आगे जाते हैं, लास्ट छोटा सा अपडेट है, टाटा मोटर्स पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल की बात करें, उसकी वॉल्यूम का जो लेवल है, मतलब सेल्स का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टू सरपास फाइनेंशियल ईयर 19 दिस फिस्कल। तो मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 19 में जितना सेल हुआ था उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कोविड नहीं था, प्री कोविड लेवल से कंपेयर कर रहे हैं। प्री कोविड लेवल को इस बार सरपास कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और कंपनी का स्टॉक प्राइस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको पसंद आया हो ये नया फॉर्मेट और ये सब, तो आप नीचे ज़रूर से एक बार लाइक कर देना, और ये वो जो कमेंट वाला काम था वो तो बिल्कुल कर ही देना, लाइक से मत करना, कमेंट कर देना कि आपको कौन सी न्यूज़ में सबसे अच्छी लगी, और उसके बारे में थोड़ा सा चाहे तो आप लिख भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, बस एक टॉपिक उसका लिख देना। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।